रामपुर गांव में भूषण अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। उनके पास एक बूढ़ी काले रंग की गाय थी, जिसे निशा ने बड़े प्यार से पाला था और उसे प्यार से चंदा बुलाती थी। लेकिन अब कुछ समय से निशा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से वो गाय की देखभाल नहीं कर पाती थी और सारी देखभाल अब भूषण को करनी पड़ती थी। भूषण उसे हर रोज चराने के लिए जंगल ले जाता था। एक शाम भूषण अपनी बूढ़ी काली गाय को चराने जंगल ले जाता है और शाम को वापस घर ला रहा था। तभी बूढ़ी गाय बड़े आराम आराम से चल रही थी और भूषण को गुस्सा आ जाता है। अरे जरा तेज से चल बुढ़िया, कितने आराम से चल रही है। खाने में तो कोई कंजूसी नहीं करती तू। आज भी जरूर तूने ज्यादा खा लिया होगा, तभी तुझसे हिला नहीं जा रहा। चल जल्दी चल, अभी मुझे घर जाकर और भी काम करने हैं। निशा जब से बीमार हुई है, इस बूढ़ी गाय का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मन तो करता है इसे कहीं बेच दूं, लेकिन निशा को ना जाने इसमें क्या दिखता है। ऊपर से बूढ़ी गाय दूध भी इतना कम देती है। चल अब जल्दी चल, नहीं तो तुझे मार मार के ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। भूषण गाय को कोसता हुआ उसकी पीठ पर डंडे बरसा रहा था। घर पहुंचकर भूषण गाय को एक खूंटे से बांध देता है और घर के सारे कामों में लग जाता है। आ गए आप, हमारी चंदा ने घास खा ली अच्छे से। अरे ये मत पूछा करो कितनी खाई है, हर रोज भर भर कर खा लेती है, फिर इससे चला भी नहीं जाता। ऐसा नहीं है जी, अब हमारी चंदा ना बूढ़ी हो रही है, इसलिए उससे ज्यादा तेज चला नहीं जाता। आप उसे ना आराम से लाया करो, और मैं तो कहती हूँ रास्ते में एक बार उसे आराम भी करने दिया करो। ओहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरा दिन उसकी ही बगारे करता रहूंगा तो घर में बाकी काम कब करूंगा? मेरा मन तो करता है इसे किसी को बेच दूं, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? जिसको हमने इतने सालों से अपने घर पर रखा और इसने हमें दूध दिया, हमारे घर का खर्च चलाया, आज उसे हमारी जरूरत है तो आप उसे ऐसे ही किसी को भी बेचने की बातें कर रहे हो? अरे हाँ, बस तुम्हारी वजह से ही तो नहीं बेच रहा। अच्छा, अब मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ और अभी घर के बाकी काम भी पड़े हैं। भूषण गुस्से से घर के काम करने लग जाता है। दूसरी तरफ चंदा दर्द से कर रहा रही थी और वो जोर जोर से रंभा रही थी, क्योंकि भूषण ने आज उसे बहुत पीटा था। हाय, मर गई। जब से मालकिन की तबीयत खराब हो गई है, ये मालिक तो मुझे दिन रात मारता रहता है, कभी मेरे बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। भगवान, अब तो ही मुझे इस हैवान से बचा सकता है। मेरी मालकिन को जल्दी ठीक कर दे। अगली सुबह भूषण बर्तन लेकर चंदा का दूध निकालने आता है और उसके सामने सूखी घास डालकर उसका दूध निकालने लगता है, और चंदा थोड़ा सा ही दूध भूषण को देती है। अरे देखो कितना कम दूध दिया है इस चंदा ने। दिन भर कितनी सेवा करता हूँ इसकी और फिर भी इतना कम दूध देती है। लोगों की गाय सूख कर कांटा बनी हुई है, फिर भी बर्तन भर भर कर दूध देती है, और इसकी तो दूध देने में जान ही निकल जाती है। किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं इसे पीछा छुड़ा ही लूंगा और चैन के सांस लूंगा और निशा को पता भी नहीं चलने दूंगा। और गुस्से में भूषण 2-4 डंडे और चंदा को जड़ देता है और गुस्से से अंदर आ जाता है। अरे, आप अपनी चंदा को हर समय कोसते रहते हैं। आप तो शुक्र मनाओ कि इस बुढ़ापे में भी वो हमें कुछ दूध दे रही है। आखिर घर का चाय पानी तो बन रहा है ना जी। ऐसे ही समय बीत रहा था। भूषण अपनी काली बूढ़ी गाय के साथ बहुत अत्याचार करता है, जिसे बूढ़ी गाय बेचारी चुपचाप सह रही थी और बस दिन रात भगवान से दुआ करती रहती थी। हे भगवान, मेरी मालकिन को आप ठीक क्यों नहीं करते? ये क्रूर तो दिन रात मुझे कोसता और मारता रहता है। एक सुबह भूषण गाय को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था, लेकिन वो पीछे से उसे डंडे पे डंडे मार रहा था। अरे जल्दी कर मेरी माँ, नहीं तो यहीं से घर ले जाऊंगा और खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगा। खाने के नाम में भी ये जल्दी नहीं चल सकती। एक नंबर की आलसी गाय मेरे पाले पड़ी है। चल जल्दी चल बुढ़िया कहीं की। देखो तो पैर ऐसे उठा रही है जैसे इसके पैर टूट गए हैं। भूषण उसकी टांगों पर जोर जोर से डंडे मारने लगता है, जिसकी वजह से बूढ़ी गाय बेचारी जल्दी जल्दी चलने लगती है। कुछ देर के बाद भूषण और बूढ़ी गाय जंगल में पहुंच जाते हैं। अब जल्दी जल्दी घास खा ले, फिर घर चलना है। आज मुझे अपने दोस्तों के साथ मेला देखने भी जाना है। इधर गाय बहुत थक गई थी।
हाय राम, इस आदमी ने भगा भगा कर मार दिया। पहले थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर घास खाऊंगी, नहीं तो यहीं जान निकल जाएगी। यहाँ भूषण एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और चंदा भी थोड़ा आगे चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और चैन की सांस लेती है। कुछ ही देर में दोनों को वही नींद आ जाती है। 2 घंटे के बाद भूषण गाय के पास जाकर एक जोरदार डंडा चंदा को मारता है और चंदा एकदम से जाग जाती है। अरे देखो कैसे घोड़े बेच कर सो रही है, अब ज्यादा नाटक मत कर, फटाफट से घर की तरफ चल पड़। हे भगवान, मैंने तो घास भी नहीं खाई, ये तो मुझे घर ले जा रहा है। घर जाकर ये मुझे कुछ खाने को भी नहीं देगा। जल्दी जल्दी पहले कुछ खा लेती हूँ। चंदा चलते चलते ही घास चरने लगती है। भूषण चंदा को डंडे मारता है। अरे इतनी देर से घास खाकर सो रही थी, अब इसे फिर से भूख लग गई है, अब क्या पूरा दिन घास चरती रहेगी, चल जल्दी चल। तभी गांव की कमला ताई भूषण को देख रही थी। अरे ओ बेटा, क्यों इस बेजुबान को मार रहा है? लगता है तुम्हारी गाय का भी पेट नहीं भरा है। उसे थोड़ी देर और घास खाने दे, फिर खुद ही चल पड़ेगी। तुम्हारी घरवाली तो इस पर अपनी जान छिड़कती है और तुम इसे ऐसे मार रहे हो। अरे कमला ताई, आपको क्या पता इस आलसी का, कब से सो रही थी, अब घर जाने के नाम पर इसे फिर से भूख लग पड़ी है। तब भूषण उसे फिर से डंडे मारने लग जाता है। अब चलेगी भी या नहीं, तेरी डोली लेकर आऊं क्या? चल जल्दी चल, कब से चलाए जा रहा हूँ। भूषण मारता हुआ चंदा को घर ले जाता है। घर पहुंचकर चंदा दर्द से रंभा रही थी। अरे ये चंदा क्यों रंभा रही है? उसने घास तो सही से खाई ना, कहीं उसे प्यास तो नहीं लगी? अरे तुम दोनों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मैं मेले में जा रहा हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। भूषण तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ मेले में चला जाता है। वहां वो अपने दोस्तों के साथ अपनी गाय के बारे में बात करता है। अरे तो उसे बेच क्यों नहीं देता? अरे तेरी भाभी माने तब ना, वो उसे बहुत प्यार करती है। उनको मत बताना, उनको बोल देना कि गाय कहीं भाग गई या चोरी हो गई। भूषण को अपने दोस्त का आइडिया सही लगा। शाम को भूषण घर आता है। चंदा भूखी प्यासी बैठी हुई थी। वो उसके आगे कुछ सूखी घास डालता है। उस रात जब सब लोग सो जाते हैं तो 2 आदमी भूषण के घर के बाहर आकर खड़े थे। तभी भूषण भी धीरे धीरे दबे पैरों से बाहर आता है। वो आदमी भूषण को कुछ पैसे देते हैं और भूषण गाय की रस्सी खोलकर उन आदमियों के हाथ में दे देता है। हे भगवान, ये आदमी कौन है और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आदमी रस्सी से गाय को खींचता है, लेकिन चंदा नहीं चलती। वो लगातार अपने मालिक की तरफ देख रही थी। तभी दूसरा आदमी एक बड़े से डंडे से उसकी पीठ पर डंडे बरसाने लगता है। हे भगवान, मुझे बचाओ इस लालची आदमी से। इसने मुझे किसको दे दिया? सुन रहे हो ना प्रभु, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरे प्रभु। दर्द के मारे चंदा उनके साथ चलने लगती है। वो आदमी चंदा को दूसरे गांव ले जाते हैं। अगली सुबह भूषण उठता है और नकली आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी के पास जाता है। हाय भाग्यवान, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे वो हमारी गाय चंदा न जाने कहाँ चली गई है। मैंने रात को उसे खूंटे से यहीं बांधा था, पता नहीं, लगता है कोई चोर उसे ले गया। अरे आप जाकर आसपास ढूंढो ना, यहीं कहीं खूंटे से खुलकर चली गई होगी। ऐसे कैसे कौन ले जाएगा उसे? मैं देखती हूँ। बीमार निशा बिस्तर से उठती है और बाहर अपनी चंदा को देखती है। चंदा, अरे चंदा कहाँ चली गई रे तू? जल्दी घर आ जा। निशा आसपास सब जगह देखती है, लेकिन चंदा कहीं नहीं थी। तभी अचानक निशा जमीन पर गिर जाती है। मेरी चंदा कहाँ है? भूषण निशा को उठाता है। हमारी चंदा अब जा चुकी है ना, पता नहीं कहाँ चली गई। तुम अपना ध्यान रखो, ऐसे अपना दिल छोटा मत करो, हम कोई और गाय ले लेंगे। दूसरी तरफ चंदा को जो आदमी लेकर गए थे, उसे सुबह वो अपने खेतों में लेकर जाते हैं। भाई कुछ भी कहो, नस्ल इसकी अच्छी लग रही है, अब इससे खेतों में हल चलाकर देखते हैं। दोनों आदमी चंदा को हल के साथ जोतकर खेत की जुताई करवाने लगते हैं। बेचारी बूढ़ी गाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। सुबह से दोपहर हो जाती है और चंदा बहुत थक जाती है। अब उससे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। भगवान,
मैं कहाँ फंस गई। ये लोग तो मेरी जान निकाल देंगे। चंदा बहुत थक गई थी, अब उससे और चला नहीं जा रहा था और वो थककर जमीन पर बैठ जाती है। तभी आदमी उसकी पीठ पर जोर जोर से डंडे मारने लगता है और चंदा दर्द से करहाने लगती है। भाई मुझे तो लगता है ये सच में बहुत आलसी गाय है, इसके बस में नहीं है खेतों में काम करना। अरे मैं तो कहता हूँ इसे आगे बेच देते हैं। अरे कोई नहीं, पहले कुछ दिन देख लेते हैं, काम तो इससे मैं लेकर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं उठती है। वो आदमी मिलकर चंदा पर खूब डंडे बरसाने लगते हैं। दर्द से रंभाती हुई चंदा उठ खड़ी होती है और चुपचाप चलने लगती है। भूख और प्यास से चंदा की बुरी हालत हो गई थी, लेकिन वो क्रूर आदमी फिर भी उससे धूप में काम करवा रहे थे। शाम को चंदा को घर ले जाया जाता है और वो आदमी उसे सूखी घास डालता है। जल्दी ये घास खा ले, मैं अभी दूध निकालने आता हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं? ये लोग मुझे कहाँ ले आए हैं? ये तो मेरे पहले मालिक से भी बुरे हैं। भगवान मेरी मालकिन को ठीक कर दो ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये लोग पूरा दिन मुझसे खेतों में काम करवाते हैं। दूसरी तरफ निशा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। वो चंदा चंदा पुकारे जा रही थी। इधर कुछ देर के बाद वो आदमी एक बाल्टी लेकर गया और दूध निकालने बैठ जाता है। चंदा दिन भर से भूखी थी और सूखी घास भी उससे खाई नहीं गई, इसलिए चंदा बहुत कम दूध देती है और वो आदमी फिर से चंदा को पीटने लगता है। इतना सा दूध देने से कैसे चलेगा भैया? मुझे तो लगा था हम इससे बैलों वाला भी काम करा लेंगे और दूध भी ले लेंगे, लेकिन ये तो किसी काम की नहीं लग रही है। कहीं हमने पैसे बर्बाद तो नहीं कर दिए? अरे धीरे धीरे इसे आदत हो जाएगी, अभी इसे ऐसे कामों की आदत नहीं है ना, इसलिए। इधर चंदा सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हे भगवान, ये कलयुग है, घोर कलयुग है। गाय तो दूध देने के लिए होती है ना कि काम करने के लिए। खेत जोतना तो बैलों का काम है। अगर इतना ही लालच है तो ये लोग एक बैल क्यों नहीं खरीद लेते? हे भगवान, आपके इंसानों की ही सुनते हो, हम बेजुबानों की नहीं। मेरी मालकिन मेरी कितनी सेवा करती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। दिन भर की थकान और डंडों के दर्द से चंदा करहा रही थी। उसने चुपचाप भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, अब और ना सहन कर पाऊंगी। यहाँ मेरी जिंदगी नर्क बनने वाली है। मैं मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे मार खानी पड़ती है। हे भगवान, मेरी मदद करो ना, मुझे इनसे बचा लो ना भगवान। थोड़ी देर के बाद चंदा रंभा रंभा कर चुप हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। काली गाय की प्रार्थना में सच्चाई थी। अब खुद को वो बेबस महसूस कर रही थी। भोले शंकर तक चंदा की आवाज जाती है। भोले शंकर सोचते हैं, ये गाय प्रत्येक दिन मुझे बहुत ही भक्ति भाव से याद करती है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। तभी एक रोशनी चंदा पर और दूसरी रोशनी उसकी मालकिन पर पड़ती है और चंदा जिस रस्सी से बंधी थी वो रस्सी अपने आप खुल जाती है। चंदा चुपचाप उठती है और चलने लगती है और सीधा अपने घर पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो जोर जोर से रंभाने लगती है। निशा जो अपने बिस्तर पर सोई हुई चंदा को याद कर रही थी, अचानक से उठ जाती है। ये तो मेरी चंदा की आवाज है। चंदा घर आ गई। अरे निशा, आराम से, तुम्हारी तबीयत खराब है। निशा जल्दी से घर के बाहर जाती है। सामने चंदा गाय खड़ी थी। निशा भागकर अपनी गैया के पास आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। निशा के पीछे भूषण भी घर के बाहर आता है और निशा को अपनी गाय से मिलता हुआ देख वो सुन्न खड़ा रहता है, क्योंकि सामने खड़ी निशा एकदम ठीक लग रही थी और अपनी गाय से मिलकर वो बहुत खुश थी। दोनों का प्यार देख भूषण को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अगली ही सुबह वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारे पैसे दे देता है जो उसने गाय को बेच कर लिए थे। ये तू पैसे उस आदमी को दे देना और बोलना दोबारा मेरे घर की तरफ ना आए, मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। भगवान, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं अपने घर पहुंच पाई। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे उर्मिला, ओ उर्मिला, जल्दी से बर्तन लेकर आओ। देखो अभी तो दूध निकाला ही था, लेकिन काली फिर से दूध दे रही है। लो जी बर्तन, और जल्दी से और दूध निकाल लो। बहुत ही अच्छी गाय है ये काली तो।
अरे ये इसकी माँ पर गई है। इसकी माँ भी बहुत दूध देती थी। मरते दम तक इसकी माँ ने हम लोगों को खूब मीठा मीठा दूध पिलाया है। अच्छा, ऐसी बात है? उर्मिला, हमारी शादी के कुछ दिन पहले ही ना वो अपनी पूरी उम्र करके मर गई थी। अब हमारे बच्चे भी ना काली का दूध पीकर बड़े होंगे। बड़ा ही स्वादिष्ट दूध है इस काली का तो। समय बीतता है और रामू और उर्मिला के बच्चे बड़े होते हैं और अब वो खूब काली के साथ खेला करते थे। माँ, आज तो मैं काली को घास चराने ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन तू अकेले काली को संभाल पाएगा? माँ, मैं भी चली जाती हूँ भैया के साथ। तुम दोनों भी ना पूरे दिन बस काली के साथ खेलते रहते हो। हमारी काली आखिर है ही इतनी प्यारी। थोड़ा समय और बीतता है। काली गर्भवती होती है और पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। अरे, हमारी काली को बच्चा होने वाला है। आज मेरे मालिक बहुत खुश हैं। चलो, मैंने अपने मालिक को ये खुशी दी, इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन हमारी माँ तो है नहीं और हम भी पहली बार माँ बनने जा रहे हैं। बड़ा ही डर लग रहा है। बस सब अच्छे से निपट जाए। समय अपनी रफ्तार से उड़ता जाता है और कुछ महीनों के बाद ही काली को प्रसव पीड़ा होने लगती है। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। काश मेरी माँ तुम यहाँ होती तो मेरी मदद करती। थोड़ी देर में ही काली एक बछड़े को जन्म देती है और ये सब देखकर सब लोग एकदम हताश हो जाते हैं। अरे बंद करो ये सब ढोल गाना। काली ने बछड़े को जन्म दिया है, अब क्या ही मतलब है इन सब का। अरे बच्चियां होती तो हमारे काम भी आती। अरे कोई बात नहीं उर्मिला, यूं नाराज होते नहीं। आगे बच्चियां भी देगी हमारी काली। क्यों काली? ये सुनकर काली की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो अपने बछड़े को प्यार से चाटने लगती है। तुम मेरे लिए अनमोल हो मेरे बेटे। दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुमने मुझे माँ बनने का सुख दिया है। काली देखती है कि बछड़े को जन्म देने के कारण उर्मिला उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। अरे उर्मिला, तुमने अभी तक काली को हरा चारा नहीं डाला। अरे वो अपने बछड़े को दूध कैसे पिलाएगी? ये सूखे चारे से तो उसके बछड़े के पेट में दर्द हो सकता है ना। आपसे खिलाया जाए तो आप खिला दो ना हरा चारा। और उसने बछड़े को जन्म दिया है। बछिया होती तो बात ही कुछ और होती। हाँ। धीरे धीरे काली का बछड़ा भी बड़ा हो जाता है और अब काली का ध्यान न रखने जाने के कारण उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बचती। अब तो मुझसे दूध भी नहीं दिया जाता। दूध देने के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जान ही ना रही हो। थोड़े समय में काली का बेटा बड़ा हो जाता है और रामू और उसके बच्चे मिलकर उसका नाम नंदू रखते हैं और अब नंदू घर में सबकी जान बन चुका था। धीरे धीरे काली ने दूध देना बंद कर दिया था, इसलिए अब उर्मिला और रामू को काली और नंदू को चारा खिलाना बड़ा ही खलने लगा था। लो, आज फिर से तुम्हारे कहने पर दूध निकाल कर देख लिया। अब क्या करूं तुम्हारी इस काली गाय और इस बछड़े का। ना तो ये तब से दूसरी बार ब्याही है और ना ही अब दूध देती है। ऊपर से इनको पूरे दिन खिलाते रहो सो अलग। हाँ। अब क्या करूं उर्मिला, काली के साथ मेरा पूरा जीवन बीता है। मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता ना। अरे क्यों नहीं छोड़ सकते भला? मैं तो कहती हूँ ना, कल ही इन दोनों को बात कराओ किसी कसाई से और इन्हें बेच दो। कसाई की बात सुनकर काली और नंदू दोनों ही बहुत डर गए थे। माँ, अब हम दोनों कसाई खाने चले जाएंगे। नहीं माँ, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ। रो मत मेरे बच्चे, जो भी होगा वो होकर ही रहेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उर्मिला के कहने पर रामू नंदू को खेत पर ले जाने लगता है और पूरे दिन हल जुतवाता था और बच्चे काली के पास तक नहीं जाते थे। अब काली और नंदू की स्थिति घर में बहुत ही बुरी हो चुकी थी। फिर एक दिन, मैं क्या कहता हूँ उर्मिला कि हम एक बढ़िया सी गाय और ले आते हैं घर में। लेकिन इन दोनों का क्या होगा ये तो बताओ पहले आप। अब ये बूढ़ी हो चुकी है पापा, तो पहले इसे ठिकाने लगाओ ना। मोहन बिल्कुल सही कह रहा है जी। अब ये ना दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही है। जितने में ये दोनों जाएंगे उतने में एक नई गाय आ जाएगी। ऊपर से दो दो जानवरों को चारा खिलाने का पैसा और झंझट दोनों बचेगा। नहीं नहीं, मेरे जीते जी काली कसाई खाने नहीं जाएगी और ना ही काली की उम्र अभी इतनी है कि वो दूध ना दे सके। मुझे भरोसा है एक दिन काली जरूर दूध देगी। हाँ,
दे दिया तुम्हारी अधबूढ़ी गाय ने दूध और पी लिया तुमने। सपने सजाकर बैठे रहो बस। रामू एक नई सुंदर चमकती हुई गोरी गाय घर में लाता है और उसका नाम चंपा रखता है। हाय कितनी सुंदर गाय है, मैं तो वारी जाऊं इस पर। अब उर्मिला दिन रात बस चंपा की सेवा में लगी रहती थी और उसे खूब स्वादिष्ट हरा हरा चारा खाने के लिए दिया करती थी। हाँ, खा लो तुम माँ बेटे घास फूस, मेरी तरह तुम्हारी किस्मत नहीं जो हरा चारा खाने को मिले। माँ आप कुछ जवाब क्यों नहीं देती इस गाय को? इसे 4 दिन हुए हैं यहाँ आए और ये हम पर ही रौब जमा रही है। कोई बात नहीं बेटा, तू नाराज मत हुआ कर, बस हमेशा खुश रहा कर मेरे बच्चे। क्या खुश रहूं माँ, खेतों पर काम करते करते मेरे हाथ पैर बहुत दुखते हैं। हाँ कुछ तो काम तुमसे लिया जाएगा ना। हाँ तुम्हारी माँ मेरी तरह दोनों टाइम बाल्टी भरकर दूध नहीं देती है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह दिन में 2 नहीं बल्कि 3 बाल्टी दूध दिया करती थी चंपा, लेकिन बात सिर्फ वक्त की होती है। बस बस ज्यादा ज्ञान ना दो मुझे और हरा चारा खाने दो। हाँ मजा ही आ गया हरा हरा चारा खाकर तो। अब चंपा काली को चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि मालकिन काली को बुरा भला कहे। ये क्या किया काली तूने, आज यहाँ गोबर कर दिया? अरे बड़ी ही ढीठ हो गई है तू तो। चल आज तू खा मेरी लाठी जिससे तुझे समझ में आएगा। और उर्मिला काली को खूब मारती है, जिसे देखकर चंपा बहुत खुश होती है। कुछ समय और बीतता है। अब सबको चंपा के गर्भवती होने का इंतजार था, लेकिन ये इंतजार खत्म होता उससे पहले काली एक बार फिर से गर्भवती हो जाती है। देखो उर्मिला, मैं ना कहता था कि मुझे विश्वास है कि मेरी काली पर ईश्वर का हाथ है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जब ये काली दूध ही नहीं देती तो फिर इसका बच्चा कैसे जिएगा? अब चंपा भी काली को खूब चिढ़ाती थी। काली ओ काली, तुम बच्चा तो दोगी लेकिन उसे दूध कहाँ से पिलाओगी? जिसने चोंच दी है चंपा, चारा भी वही देगा, मैं इसकी फिक्र नहीं करती। भले ही काली चंपा से ये कह देती है, लेकिन वो खुद भी चिंता के मारे परेशान हुए जा रही थी। माँ मेरे भाई बहन कोई तो आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ माँ। भगवान से दुआ कर मेरे बेटे कि तेरी बहन ही आए, जिससे हमारे मालिक साहब भी खुश हो जाएं। अरे भाई आई चाहे बहन, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन जिंदा रहेगा नंदू, क्योंकि वो दूध पिएगा और दूध तो तेरी माँ अब देती ही नहीं। माँ ये हमेशा आपका बुरा क्यों सोचती है? इनको मैं अभी बता कर आता हूँ। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, मेरी वजह से ना आज तुम दोनों यहाँ पर रह रहे हो, समझे? जो इतना मैं दूध देती हूँ ना, इसके कारण मालिक तुमको यहाँ रखे हुए है, वरना कब के तुम दोनों कसाई खाने पहुंच चुके होते। हाँ एक तो बूढ़ी माँ, ऊपर से तुम बछड़े। बेटे नाराज नहीं होते, वो भी तुम्हारी माँ के समान ही है। नहीं मैं उन्हें कभी माँ नहीं कहूंगा, मेरी माँ तो आप हो माँ। इतना कहकर नंदू काली के आंचल के तले आकर बैठ जाता है। अब एक तरफ तो काली बहुत खुश थी कि वो दोबारा माँ बनने जा रही थी, और दूसरी तरफ दूध न देने के कारण वो चिंता में घुली जा रही थी। उर्मिला, मैं क्या कहता हूँ कि आज ही ना मैं काली के लिए एक डॉक्टर बुलवाता हूँ, जिससे पता तो चले कहीं इसे कोई बीमारी तो नहीं है। आपकी काली की पंचायत आप ही समझो। आप तो ना बस मेरी चंपा को भी लगे हाथ दिखवा देना, जिससे पता चले कि वो माँ कब बनेगी। अब तो बड़ा ही इंतजार है जी, उसके बाद फटा दूध भी खाने को मिलेगा। इस बूढ़ी काली के तो अब दूध होने से रहा। सुन रही हो ना काली? मालिक को बस मेरे बच्चे का इंतजार है। अब सोचो मुझसे इतना प्यार है और मेरा बच्चा भी आ गया तो तुम्हारे दोनों बच्चों को कोई सूंघेगा तक नहीं। रामू, तुम्हारी गाय एकदम स्वस्थ है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन चंपा कभी माँ नहीं बन सकेगी। ये सुनकर चंपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे और काली और उसका बच्चा तो ठीक है ना? हाँ वो दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और हो सकता है कि अगले ही हफ्ते उसका बच्चा हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब वो दूध, ये सब प्रभु की माया है रामू, इसके आगे किसी का जोर नहीं। अगर देखा जाए तो काली की अब उम्र बच्चा देने की नहीं थी, लेकिन काली जल्द ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी ना।
इधर डॉक्टर के मुंह से सुनकर चंपा सदमे में चली जाती है और खाना पीना सब छोड़ देती है। लो, अब इसको भी झेलो। पहली वाली दूध नहीं देती थी और ये दूसरी बांझ है, बांझ। ये सुनकर चंपा रोने लगती है। काली चंपा से बात करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देती। उसे लगता था कि अब काली उसका मजाक बनाएगी। 3 दिन बाद ही काली एक बहुत प्यारी सी बच्चिया को जन्म देती है और जन्म देते ही ममता के कारण काली के थनों से दूध की धार बहने लगती है। काली, तुम अपनी बच्चिया को दूध पिलाओ। लेकिन काली उस बच्चिया को पैरों से चंपा के आगे रख देती है और इशारा करती है। क्या तुम क्या चाहती हो काली दीदी? तुम इसे दूध पिलाओ चंपा। आज से तुम ही इसकी यशोदा मैया हो। अब तुम ही इसको पालोगी। इतना कहते ही काली वहीं धड़ाम से गिर पड़ती है और ईश्वर लोक को चली जाती है। बाद में चंपा काली के दोनों बच्चों को कलेजे से लगाकर पालती है।